नई सुबह, नई उमंगों और नई प्रेरणाओं के साथ आज 16 अक्टूबर है, यानी कि विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। हर साल ये दिन हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, स्वस्थ आहार लेने और संतुलित जीवन शैली की ओर प्रेरित करता है। इसी दिन वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में भूख और कुपोषण को मिटाना और हर व्यक्ति तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना। आज का दिन हमें संदेश देता है कि स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर। कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। श्री शैलम में करेंगे पूजा अर्चना। शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी करेंगे दौरा। भारत ब्राजील के बीच बढ़ेगा आर्थिक सहयोग। पहली व्यापार मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक आज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ब्राजील के उपराष्ट्रपति के बीच होगी वार्ता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली में आज सीबीआई सम्मेलन का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का विषय भगौड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां। नार्को, साइबर और आर्थिक अपराधों पर होगी विशेष चर्चा। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता। सबसे अधिक प्रभावित जिले अब तक घटकर सिर्फ 3 रहे। छत्तीसगढ़ में 70 से अधिक नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। और दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति। शीर्ष अदालत ने कहा, त्योहार और पर्यावरण के बीच संतुलन बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बता दें कि सुबह लगभग 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदयाल जिले के श्री शैलम में श्री भ्रामरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा और दर्शन करेंगे। भ्रामरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद करीब 12:15 बजे प्रधानमंत्री श्री शैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे। शिवाजी स्फूर्ति केंद्र एक स्मारक परिसर है जिसमें एक ध्यान मंदिर यानी कि ध्यान कक्ष है, जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे, जहां वे दोपहर लगभग 2:30 पर लगभग 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे एवं उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत, पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा, विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जो क्षेत्रीय अवसंरचना को बढ़ाने, औद्योगिकरण में तेजी लाने और राज्य में समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। प्रधानमंत्री 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल 3 पोलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कुरनूल में ओवराकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखेंगे, जिन पर कुल 4,920 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सब्बावरम में शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत
960 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1140 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्री काकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णा जिले के निम्मलुरु में एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे, जिसे लगभग 360 करोड़ रुपए के निवेश से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आज नई दिल्ली में भगौड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां, इस विषय पर एक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह लगभग 11 बजे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भगौड़े अपराधियों को भारत लाकर न्याय के दायरे में लाने की रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श होगा। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को मजबूत करने, भगौड़ों को ट्रैक करने और उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर केंद्रित होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का प्रभावी उपयोग, भगौड़े अपराधियों का पता लगाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग, भगौड़ों के प्रत्यर्पण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और वांछित भगौड़ों के वित्तीय फुटप्रिंट का विश्लेषण सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नार्को, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आर्थिक अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत और ब्राजील ने आपस में रक्षा से जुड़े सहयोग पर बातचीत की और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और रक्षा उद्योग में मिलकर काम करने के नए रास्तों पर चर्चा हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो अल्कमिन और रक्षा मंत्री जोस म्यूसियो से मुलाकात की। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास उद्योग व्यापार मंत्री गोराल्डो अल्कमिन 2 दिन की भारत यात्रा पर बुधवार को दिल्ली पहुंचे। उनकी पत्नी मारिया लूसिया अल्कमिन भी उनके साथ आई हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ब्राजील के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देना है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति ने भारत दौरे की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के साथ की। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने संयुक्त रूप से रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सहयोग के 5 स्तंभों में से एक के रूप में प्राथमिकता दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 बड़े लोकतंत्रों और उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शासन और आर्थिक ढांचे में एक बड़ी भूमिका निभाने के हमारे साझा हित और आकांक्षाएं हैं। इसलिए उन्हें विश्वास है कि ये बैठक हमारे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग ढांचे के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। Defense and security cooperation as one of the 5 pillars of cooperation. Excellency, as 2 large democracies and growing major economies, we have common interests and aspirations to play a larger role in the international governance and economic architecture. Therefore, our defense and security partnership, I believe, can contribute in furthering international peace and security, safeguarding multilateralism in global affairs, and in preserving the principles of sovereignty and the territorial integrity of nation states. Excellency, I am sure that our meeting today offers significant opportunity
to review the progress we have achieved in implementing our bilateral defense cooperation framework. It is also an opportunity to identify new avenues for joint cooperation, whether in military training, defense technology, or industrial partnerships. ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो एल्कमिन और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच आज वार्ता होगी। उसके बाद ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो एल्कमिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने पटाखों पर लगे प्रतिबंध में कुछ राहत देते हुए 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसका मतलब है कि अब लोग तय समय तक पर्यावरण के लिए कम हानिकारक ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये पटाखे केवल दीपावली और उससे एक दिन पहले सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। हरित पटाखों की बिक्री 18 से 21 अक्टूबर तक होगी और सिर्फ उन्हीं पटाखों की बिक्री होगी जिन पर QR कोड होगा। पुलिस इसकी निगरानी के लिए गश्ती टीम बनाएगी और नियम तोड़ने वालों को नोटिस दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ई-कॉमर्स के जरिए पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती। यह फैसला केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त अपील पर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 10 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। एनवायरनमेंट, भाईचारा, संस्कृतियों का सम्मान, ये सबको बैलेंस करके ही चलना होगा। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स का, ग्रीन पटाखों का परमिशन दिया है और मैं ऐसा विजयी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट गया था इस केस को लेकर के। मैं इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और एनसीआर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। दिल्ली के अंदर पटाखे 18 तारीख से 20 तारीख तक चलाए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर के शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 19 अक्टूबर को 8 बजे से लेके 10 बजे तक और 20 अक्टूबर को भी 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, रात को 8 से 10 तक और सुबह इन्हीं 3 दिनों में 6 बजे से लेके 7 बजे तक। तो सुबह 6 से 7 तक 18, 19, 20 को और रात को भी 8 से लेके 10 तक 2 घंटे 18, 19, 20 को, ये 3 दिन तक पटाखे चलाने की इजाजत दी है। इनके लिए जो केवल ग्रीन पटाखे यहां पर चलाए जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स, डीसी, डीएम जो हैं वो इन पटाखों को डेजिग्नेट जगह पर बेचने की इजाजत देंगे। ये पटाखे केवल जो नीली की और पीएसओ पैसों की जो नॉर्म्स हैं जो ग्रीन पटाखों को डिफाइन करती हैं, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों को एनसीआर दिल्ली में लाने की इजाजत होगी और चलाने की इजाजत होगी। भारत में हर राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है रेल। रेल को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है, या यूं कहिए विकसित होते भारत की कहानी का बेहद अहम किरदार है रेलवेज। इसी की झलक कल भारत मंडपम में देखने को मिली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया के सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें 15 से ज्यादा देशों की 450 से अधिक कंपनियां अपने आधुनिक रेल और मेट्रो से जुड़ी तकनीक और नवाचार दिखा रही हैं। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्ष रेलवे के कायाकल्प के नाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि इसे आधुनिक बनाने के लिए रेलवे फिलहाल हर वर्ष 2,56,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है।
last 11 years, our Prime Minister Narendra Modi ji has put strong focus on railways modernization, and the results are visible. Today, we have 35,000 kilometers of tracks built in the last 11 years, 46,000 kilometers of railway tracks electrified in the last 11 years. Phenomenal number. 40,000 new coaches manufactured. First bullet train project is now 325 kilometers done, and recently I visited both Surat and Biripura stations. That is the first section which will be opened in 2027. Work is going on at a very, very rapid pace. बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस अवधि के दौरान लगभग 35,000 किलोमीटर के ट्रैक बनाए गए, 46,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में भी उभर रहा है और हाल ही में भारत में निर्मित इंजन को अफ्रीका को निर्यात किया गया है। We have to start constructing dedicated passenger corridors because we are 1.4 billion people. 1.4 billion people, the amount of transportation demand is huge, humongous. To cater to that kind of demand, we must have dedicated passenger corridors. We have examples in economies of similar nature. We have seen those very successful examples. So time has come to build dedicated passenger corridors. रेल मंत्री ने कहा कि लगभग 15 देशों के उपकरण निर्माणकर्ता अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी प्रदर्शनी में उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक रेल ट्रैकों के साथ विशेष यात्रा गलियारों के निर्माण के लिए क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देती रहेगी। 3 दिन की प्रदर्शनी के दौरान रेल मंत्रालय अमृत भारत और तेजस कोच, वंदे भारत स्लीपर कोच, कोलकाता मेट्रो और नमो भारत रेलगाड़ी प्रदर्शित कर रहा है। We have now 156 Vande Bharat services, 30 Amrit Bharat services, and 4 Namo Bharat services, which are highly popular in the entire country. Our production levels have really gone up. Today, we are manufacturing 7,000 coaches every year. और अब बात नक्सल मुक्त भारत की। नक्सलवाद के खात्मे की ओर देश तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की कोशिशों से देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर सिर्फ 3 रह गई है। पहले ये संख्या 6 थी। अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में ही नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि जल्द ही ये क्षेत्र भी नक्सल मुक्त हो जाएंगे। केंद्र सरकार की सख्त रणनीति और सुरक्षा बलों की मुहिम के चलते नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है। और बता दें कि ये जिले 11 हैं, जो कभी 18 हुआ करते थे। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस साल ऑपरेशन मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि 312 नक्सली मारे गए, 836 गिरफ्तार और 1639 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। इसमें एक पोलित ब्यूरो सदस्य और एक केंद्रीय समिति का सदस्य भी शामिल है। वर्ष 2013 में जहां 126 जिलों में नक्सली हिंसा होती थी, वहीं मार्च 2025 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 18 जिलों तक सिमट कर रह गई। कभी नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक लाल गलियारा बनाने का सपना देखने वाले नक्सलियों का नेटवर्क अब तेजी से टूट रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुल 27 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 कुख्यात नक्सली और 16 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी नक्सली पीएलजीए की बटालियन में सक्रिय थे। वहीं राज्य के कांकेर जिले में बीएसएफ के एक शिविर में 32 महिलाओं समेत 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस
इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में करीब 60 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। इनमें सबसे बड़ा नाम रहा मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू भूपति का, जो 40 वर्ष के नक्सली संगठनों से जुड़ा हुआ है। इस पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था और पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लंबे समय से ऑपरेशन चला रखा था। नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म करने की मुहिम अब भी लगातार जारी है। भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। स्वदेशी सैन्य पैराशूट की दुनिया में देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने 32,000 फीट की ऊंचाई से कूदने वाले सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली को विकसित कर लिया है। इस परीक्षण के साथ ही डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में विंग कमांडर विशाल लखेश की टीम ने पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह छलांग भारतीय वायुसेना के टेस्ट जंपर्स द्वारा पूरी की गई, जिसने इस स्वदेशी प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यकुशलता और उन्नत डिजाइन को प्रमाणित किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस उपलब्धि के साथ मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग में आने वाला एकमात्र ऐसा पैराशूट सिस्टम बन गया है जिसे 25,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी तैनात किया जा सकता है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम में कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह प्रणाली डीआरडीओ की 2 प्रयोगशालाओं एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा तथा डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। भारतीय सेना ने यूएनटीसीसी 2025 के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के लिए एक एकीकृत नवाचार प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें भारत की स्वदेशी प्रणालियों और अगली पीढ़ी के उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। यह प्रदर्शन भारत के आत्मनिर्भर भारत और नवाचार संचालित सैन्य कौशल को दर्शाता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी प्रदर्शनी की कुछ झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।